गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम साइंस के चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के टेक्सचुअल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। बुक में एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं हम उसके बारे में देखेंगे। इसमें ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है और जेके बोस का चैप्टर नंबर 9 है, 8 या 9 है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके बुक में है, व्हाट आर कैनाल रेज। अब कैनाल रेज क्या होते हैं? द रेडिएशंस दैट आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आर कैनाल रेज। जो रेडिएशंस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उनको हम कैनाल रेज कहते हैं। दिस डिस्कवरी वाज क्रूशियल इन द डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल दैट वाज पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स। ये जो डिस्कवरी थी आपकी कैनाल रेज की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, बहुत ज्यादा क्रूशियल थी। किसकी डिस्कवरी में? सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी में। कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं? पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल की बात कर रहे हैं जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं। तो उसकी डिस्कवरी के लिए कैनाल रेज की जो डिस्कवरी थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इफ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। अगर एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है तो क्या उसके ऊपर कोई चार्ज होगा? सिंस प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड एन इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, द नेट चार्ज बिकम्स न्यूट्रल एज बोथ द पार्टिकल्स न्यूट्रलाइजेस ईच अदर। क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है जिसको आप प्लस चार्ज बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। किसी भी पार्टिकल के जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हुआ, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हुआ, तो वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और आपका जो चार्ज होता है न्यूक्लियस का, एटम का, वो आपका न्यूट्रल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 49, 4.2 एक्सरसाइज से। ऑन द बेसिस ऑफ थॉम्सन्स मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज अ होल। थॉम्सन मॉडल है जो एटम का, उसको देख के उसके बेसिस पे आपको ये एक्सप्लेन करना है कैसे एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है। अगर पूरी तरह से देखा जाए तो एटम न्यूट्रल क्यों है? अगर हम थॉम्सन मॉडल की बात करें, एज पर थॉम्सन मॉडल ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का थॉम्सन मॉडल के मुताबिक अगर हम उसको देखें, एन एटम कंटेन्स अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर इम्प्लांटेड। उसने ये कहा था कि अगर हम किसी भी एक चीज को ले लें और एटम जो होता है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, बॉल की शेप में, गोल स्फीयर शेप, स्फेरिकल शेप में एक पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज है, जो कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जिसके अंदर इम्प्लांट हुए हैं, जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज जो आपकी चीजें हैं वो इम्प्लांट हुई है। पूरा आपका स्फीयर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। जैसे कि आप एक वाटरमेलन को ले लो, उसमें जो रेड पोर्शन होता है वो आपका उसने बोल दिया कि वो सारा प्रोटॉन है और जो बीच में बीज है उसके, वो आपके इलेक्ट्रॉन की तरह काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। उन दोनों का मैग्नीट्यूड जो होता है, मेजर जो होता है, वो दोनों का सेम होता है, इलेक्ट्रॉन्स का और प्रोटॉन्स का। इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है दोनों में इक्वली आ रहे हैं। Hence, an atom as a whole is electrically neutral। इसलिए जो एटम होता है वो as a whole अगर देखा जाए तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। On the basis of Rutherford's model of an atom, which subatomic particle is present in the nucleus of an atom? रदरफोर्ड मॉडल, किसी भी एटम के रदरफोर्ड मॉडल की ओर देखें तो उसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल उसके अंदर होते हैं, उसके न्यूक्लियस के अंदर, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके बारे में उसने क्या बोला है कि वो कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल उसके अंदर होते हैं। एज पर रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, अगर रदरफोर्ड के मॉडल की बात करें किसी भी एटम के, द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स आर द वंस दैट आर प्रेजेंट इन द एटम। अब रदरफोर्ड के मुताबिक जो एटम होता है उसके बिल्कुल सेंटर में आपको जो उसके अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं किसी भी न्यूक्लियस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ स्केच ऑफ बोहर्स मॉडल of an atom with 3 shells।
आपको किसी भी एक एटम के 3 शेल का स्केच बनाना है बोहर मॉडल के मुताबिक। ये आपको गिवन है। यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, आप जो फिगर गिवन है इसमें ये बोहर मॉडल है। आपका इनर मोस्ट शेल जो देखिए, उसको सबसे पहले आपका न्यूक्लियस आता है, उसके बाहर वाले शेल को के शेल कहते हैं, के शेल के बाहर वाले शेल को एल शेल, उसके बाहर वाले शेल को एम शेल, और उसके बाहर वाले शेल को एन शेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक would be the observation if the alpha particle scattering experiment is carried out using a foil of a metal other than gold? आपको क्या लगता है कि अगर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो हुआ है, उसकी ऑब्जर्वेशन में क्या फर्क आता अगर आप कोई भी मेटल की फॉयल गोल्ड की जगह पे कोई और मेटल की फॉयल आप उसके अंदर यूज करते? इन द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अगर आप अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की बात करें, when any other metal foil is used instead of gold, जब कोई और मेटल की फॉयल हम यूज करेंगे गोल्ड की जगह पे, the observation would remain the same, जो ऑब्जर्वेशन आएंगी वो सेम आएंगी। ऐसा क्यों होगा? This is because the structure of an atom when considered individually remains the same। जो आपका एटम का स्ट्रक्चर होता है, अगर आप उसको इंडिविजुअली कंसीडर करेंगे वो आपका सेम ही रहेगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ द एटम जो है वो मेटल की फॉयल पे डिपेंड नहीं करेगा, वो उसका इंडिविजुअली उसके अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस पे बिहेव करता है, तो उसका जो एटम का स्ट्रक्चर होगा वो इंडिविजुअली सेम ही रहता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, नेम द 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स का नाम बताइए। एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स जिसको आप पॉजिटिवली चार्ज कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जिनको आप नेगेटिवली चार्ज कहते हैं, और न्यूट्रॉन्स जिनको आप न्यूट्रल कहते हैं। ये 3 पार्टिकल्स हैं, उसके सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूट्रल चार्ज जिनका कोई भी चार्ज नहीं होता वो है न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है वो आपका टोटल मिला के न्यूक्लियॉन्स बनाते हैं। ओके, ये आपके बिल्कुल सेंटर में होते हैं। किसी भी एटम के मास जो आपका किसी भी एटम का होता है वो आपका प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन पे ही डिपेंड करता है। हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 4 units and 2 protons in its nucleus. How many neutrons does it have? आपको यह बताया गया है कि हीलियम एटम है एक, उसका एटॉमिक मास 4 यूनिफाइड मास बताया गया है एंड 2 प्रोटॉन्स बताए गए हैं उसके न्यूक्लियस के अंदर। आपको यह बताना है कि उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं। तो आपको पता होगा कि जैसा कि हमने थोड़ा बहुत इसमें पढ़ा भी है, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम एटम is equal to 4 यूनिफाइड मास। आपको एटॉमिक मास दिया हुआ है जो कि हीलियम एटम का 4 यूनिफाइड मास। हमें यह बताया गया है कि 2 प्रोटॉन्स है हीलियम न्यूक्लियस के अंदर, और जो एटॉमिक मास होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। आपको इक्वेशन को सिर्फ देखना है कि अगर टोटल 4 है उसमें से 2 आपके प्रोटॉन्स हैं तो न्यूट्रॉन्स कितने रह गए आपके पास? 4 - 2, जिनको कि आप कह सकते हैं 2, और उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हो गए? आपके हीलियम के एटम के अंदर 2 न्यूट्रॉन्स हो गए। मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम एटम्स। आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं कार्बन और सोडियम एटम्स में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एटम्स, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताई गई है कार्बन एटम्स में। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन कार्बन एटम्स, दैट इज 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं किसी भी एटम के, किसी भी एलिमेंट के अंदर। यहां पे कार्बन एटम की बात की है तो 6, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे उसके अंदर? 6 होंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एटम्स इज के शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एल शेल में आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आप 2 4 इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इन सोडियम एटम। अब सोडियम एटम में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके की होगी? एटॉमिक नंबर सोडियम का होता है 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर होंगे 11, तो 11 ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड 11 ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखी जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की सोडियम शेल में, सोडियम एटम में, तो के शेल में आपके 2 होंगे इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एम शेल में आपका 1 इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if K and L shells of an atom are full, then what would be the total number of electrons in the atom? अगर K और L शेल आपके एटम के फुल होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में क्या होंगे? अगर K शेल आपका फुल है, इसका मतलब है कि आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स जो K शेल के अंदर आते हैं वो उसके कंप्लीटली फिल्ड है। एल शेल अगर आपका कंप्लीटली फिल्ड होता है तो 8 इलेक्ट्रॉन एल शेल के अंदर आते हैं, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर फुल है। K और L दोनों मिला लो, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स विल बी कंप्लीटली इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। आपके टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो आ जाएंगे उसमें वो आ जाएंगे 10, जो कि आपका नियॉन के केस में होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 4.4, हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम? अगर आपको फाइंड करना है क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की वैलेंसी, आप किस तरीके से उसको निकाल सकते हैं? तो वैलेंसी क्या है? द डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के एटम की डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है, किसी के साथ भी कंबाइन करने की जो कैपेसिटी है, वेयर इन इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, गेन्ड और शेयर्ड, जब आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो या तो आप दे देते हो किसी को, या वो इलेक्ट्रॉन किसी से अपनी वैलेंसी को बराबर करने के लिए, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए गेन करता है किसी से, या लॉस अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है किसी को, या अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है किसी और एलिमेंट के साथ या अपने ही एलिमेंट्स के साथ, टू मेक द ऑक्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, ताकि आउटर मोस्ट शेल जो होता है उसका ऑक्टेट उसका पूरा हो जाए इलेक्ट्रॉन्स का, इज डिफाइंड एज वैलेंसी। तो आप डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं, द डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ ईच एलिमेंट वेयर इन इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, gained or shared to make the octet of electrons present in the outermost shell is defined as valency. अब किसी भी चीज की वैलेंसी को मेजर करने के लिए we can figure out the number of electrons, हम उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता कर सकते हैं, that are required to complete the shell, जो उसके outermost shell को कंप्लीट करने के लिए चाहिए, in which it is contained or losing excess electrons if present। या तो उसको चाहिए हो सकते हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अगर उसके पास 2 या 3 लेस है तो हम उसको वो पूरा कराएंगे, अगर 2 या 3 ज्यादा है तो हम उसके जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको लूज करवा देंगे। वंस द फिलिंग इज कंप्लीट, जैसे ही उसकी फिलिंग कंप्लीट हो जाती है। तो फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन की बात करें, उसकी वैलेंसी फाइंड करने के लिए सबसे पहले उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। के शेल में आपके 2 होते हैं, एल शेल में आपके 8 होते हैं, 2 and 8 becomes 10, और आपके एम शेल में 7 आगे, ऑक्टेट पूरा करने के लिए आपको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन जो है जब आप उसको चाहिए तो वो आपका नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, तो उसकी वैलेंसी -1 या 1 आ जाएगी आपकी, जो कि उसको लेस है। और सल्फर की बात करेंगे तो उसका आपका एटॉमिक नंबर होता है 16 एटॉमिक नंबर की बात करें तो के शेल में आपके 2 आगे, एल शेल में आपके 8 आगे, 2 and 8 becomes 10, एम शेल में आपके पास 6 बच गए, तो उसको जो है 2 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसकी वैलेंसी आ जाएगी -2, जो कि उसको किसी से गेन करने हैं। नेक्स्ट, अब मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, आपके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है जो वो इजीली उनको दे सकता है, लूज कर सकता है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लूज करवा देंगे, उसके पास एक्सेस है तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी +2। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in an atom is 8
and number of protons is also 8, then what is the atomic number of the atom and what is the charge of an atom? अगर एक एटम है आपके पास जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 8 है, तो आपका वो जो एटम है वो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? अगर आपको पता है कि उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है 8 ही गिवन है, तो उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो भी 8 होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे ही डिपेंड करता है। What is the charge of the atom? और उस एटम पे चार्ज क्या होगा? अब चार्ज की अगर बात करें तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है हम वो देख लेंगे, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब चार्ज देखिए, अब चार्ज की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम है उसके अंदर। अगर देखा जाए तो दोनों न्यूट्रलाइज करते हैं एक दूसरे को, इसलिए जो एटम है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। नाउ आपको एक टेबल दिया गया है, उसमें से आपको ऑक्सीजन और सल्फर एटम का जो है मास नंबर आपको उसके अंदर से निकालना है। अब ये आपका जो टेबल है इसमें आपको 18 एलिमेंट्स के बारे में दिया गया है, उनके नंबर, एटॉमिक नंबर है, उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो आप ये चीज देखिए कि एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे ही डिपेंडेंट है। दूसरी चीज, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हर एक केस में इक्वल आएंगे। एक हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि के शेल में एक उसका एलिमेंट आता है, बाकी आप मैक्सिमम देखिए एक आपका हाइड्रोजन है और एक हीलियम है, जिसके अंदर आपके हीलियम के उसमें हीलियम के एटम में आपके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और बाकी शेल्स जो है वो खाली होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें तो हाइड्रोजन एक लौता गैस है जिसमें उसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। वो आगे हम जब करेंगे आइसोटोप्स, आइसोबार्स, उसमें देखेंगे कि हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं वो कुछ हैं जिनके अंदर की न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो अलग अलग तरीके से होते हैं। उसके अलावा अगर नॉर्मल हाइड्रोजन की बात करें तो उसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है एलिमेंट्स के, जो उनका एटॉमिक नंबर है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफर करते हैं आपके नंबर ऑफ आपके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन से। और टोटल मास नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। अब इसमें हमें ऑक्सीजन की बात करनी थी। ऑक्सीजन का देखिए एटॉमिक नंबर है 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी है 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है 8। तो टोटल आप वैलेंसी देखेंगे तो वो 2 आ जाएगी, क्योंकि 2 6 उसकी कन्फिग्रेशन बन रही है। आउटर मोस्ट शेल में 6 है, तो पूरा करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 8 पूरे करने के लिए बाहर वाले शेल में उसको 8 में से 6 निकाल देंगे तो उसका 2 जो है वो वैलेंसी आ जाएगी। तो मास नंबर की बात करें, 8 प्रोटॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 8 प्रोटॉन्स है, और मास नंबर की बात करें तो 8 प्रोटॉन्स है और 8 ही न्यूट्रॉन्स है, तो टोटल उसका मास नंबर हो गया 16। देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, टोटल आपका बन गया 16 मास नंबर। नाउ नेक्स्ट वाज सल्फर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो 16 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो भी 16 है, तो एटॉमिक नंबर भी 16, एटॉमिक नंबर भी 16 है। तो अगर एटॉमिक मास नंबर की बात करें तो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स करेंगे तो टोटल आ जाएगा 16 प्लस 16 जो हो जाएगा 32। अब हम 4.6 एक्सरसाइज की बात करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, फॉर द सिंबल HDNT दैट इज हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, टेबुलेट 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड इन ईच ऑफ देम। अब 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की, तो हाइड्रोजन में अगर बात करें तो उसमें एटॉमिक नंबर सेम ही रहता है, उसके बस मास नंबर जो है तीनों केसेस में अलग है। एक के केस में, हाइड्रोजन के केस में 1 है, ड्यूटेरियम के केस में 2 है और ट्रिटियम के केस में 3 है। तो इसका मतलब है कि प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो तो सेम रहेंगे। देखिए तीनों केसेस में जो प्रोटॉन्स है वो 1 1 1 ही है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो हाइड्रोजन के केस में 0 है,
ड्यूटेरियम के केस में 1 है और ट्रिटियम के केस में 2 है, यही उनमें डिफरेंस है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ any one pair of isotopes and isobars। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है किसी भी एक पेयर ऑफ आइसोटोप्स की और आइसोबार्स की। सॉल्यूशन, आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स आर एटम्स which have the same number of protons but the number of neutrons differ. This leads to the variation in mass numbers too। अब आइसोटोप्स ऐसे एटम्स हैं जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो सेम होते हैं, लेकिन उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो अलग होते हैं, जिसकी वजह से उनके मास नंबर पे भी इफेक्ट पड़ता है। और आप दूसरी लैंग्वेज में अगर बोले तो आइसोटोप्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच द एटॉमिक नंबर इज सेम बट द मास नंबर्स आर डिफरेंट। नाउ एग्जांपल की बात करें, कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट करता है C612 में और 6C14 में, बट व्हेन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नोटिस्ड, अगर उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोटिस किया जाए, बोथ हैव K2L4, मतलब K शेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, L शेल में उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट उनके न्यूट्रॉन्स जो हैं वो एक के केस में 6 है, दूसरे के केस में 8 है। दूसरा आइसोबार्स की बात करें, आइसोबार्स आर एटम्स which have the same mass number but different in the mass atomic isobars are the atoms which have the same mass number but differ in the atomic number। आइसोबार्स कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिनका मास नंबर जो है वो सेम होता है, लेकिन उनका एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन आइसोबार पेयर इज एज फॉलोज। आइसोबार के एक पेयर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम 20 उसकी एटॉमिक नंबर है, 40 उसका एटॉमिक मास है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 2882। और आपके आर्गॉन है उसमें 18 आपका एटॉमिक नंबर है, लेकिन मास नंबर जो है वो 40 है, सेम कैल्शियम की तरह। और आपका जो K शेल में 2 है, L शेल में 8 है, M शेल में भी 8 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट होती है और आपके जो मास नंबर है वो सेम है। नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चंस, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब आपको इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है। सबसे पहले हम उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेंगे। चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन्स जो है वो उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। लोकेशन, लोकेटेड आउटसाइड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। प्रोटॉन्स लोकेटेड विद इन द न्यूक्लियस, प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं। न्यूट्रॉन्स लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, वो भी आपके न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं। वेट, अब वेट की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल है, प्रोटॉन्स का मास 1 AMU है, न्यूट्रॉन्स का मास 1 AMU है। इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके मास की बात करें तो 1/1800th टाइम ऑफ एन प्रोटॉन, तो इतना छोटा होता है वो। एफिनिटी, एफिनिटी की बात करें, अट्रैक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। प्रोटॉन्स जो है अट्रैक्टेड टूवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज, वो नेगेटिवली चार्ज की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। न्यूट्रॉन्स जो है डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टू एनी चार्ज पार्टिकल, वो किसी भी चार्ज पार्टिकल के साथ अट्रैक्ट नहीं होते। ये इनकी एफिनिटी है, उनकी अट्रैक्शन की एक प्रॉपर्टी है। What are the limitations of J.J. Thomson's model of the atom? किसी J.J. Thomson की एटम के मॉडल की क्या लिमिटेशंस थी? Following are the limitations of J.J. Thomson's model of atom. ये कुछ लिमिटेशंस उन्होंने बताई हैं J.J. Thomson के मॉडल की। The model failed to explain the outcome of alpha particle scattering which was conducted by Rutherford. जो मॉडल था वो फेल हो गया था, जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया था उसके आउटकम को एक्सप्लेन करने में फेल हो चुका था।
The model failed to depict why majority of these alpha particles pass through gold foil while some are diverted through big, small and big angles. तो ये जो मॉडल था ये फेल हो गया था डिपिक्ट करना कि मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो आपके गोल्ड फॉइल से पास कर जाते हैं और कुछ जो आपके कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो स्मॉल और बिग एंगल से डाइवर्ट हो जाते हैं और कुछ उनमें से बहुत कम है जो रिबाउंड होते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, वो रिटर्न क्यों हो रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करने से चूक गया था। It did not provide any experimental evidence and was established on imagination. इसके ऊपर कोई भी आपको एक्सपेरिमेंटल सबूत नहीं दिया गया था, कोई भी उसके ऊपर प्रूव नहीं था कोई भी, और ये सारा का सारा जो आपका एक्सपेरिमेंट था, ये मॉडल जो बनाया गया था वो सारा इमेजिनेशन पे बनाया था। What are the limitations of Rutherford's model of an atom? रदरफोर्ड के एटम के मॉडल की क्या लिमिटेशंस थी? फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। ये उसकी लिमिटेशंस कुछ बताई गई हैं। देयर इज नो एक्सपेक्टेड स्टेबिलिटी इन द रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। यहां पे कोई भी स्टेबिलिटी एक्सपेक्टेड नहीं थी अगर आप इलेक्ट्रॉन के रेवोल्यूशन की बात करें सर्कुलर ऑर्बिट में। चार्ज पार्टिकल्स रेडिएट एनर्जी व्हेन एक्सेलरेटेड, thus causing the revolving electrons to lose energy and would fall into the nucleus. चार्ज पार्टिकल्स जो है वो एनर्जी रेडिएट करते हैं जब वो एक्सेलरेट होते हैं, जब उनकी स्पीड बढ़ती है, thus causing the revolving electrons to lose energy, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे हैं वो अपनी एनर्जी को लूज करते हैं और वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो सकते हैं। Hence atoms must be highly unstable, और इसलिए एटम्स जो है वो हाईली अनस्टेबल होने चाहिए। मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन देयर नोन फॉर्म। मैटर जो है वो अपनी नोन फॉर्म जिसमें वो जाने जाते हैं उस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, विच क्लियरली इज एन असम्पशन एज एटम्स आर हाईली स्टेबल। जो कि सिर्फ अज्यूम किया जा रहा था क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं एटम्स जो है वो हाईली स्टेबल है, बट ये जो थ्योरी आ रही थी उसके मुताबिक जो एटम्स हैं वो अनस्टेबल आ रहे थे और वो जो है अच्छी तरह से एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो उसकी एग्जिस्टेंस पे सवाल आ रहा था जो कि उनकी लिमिटेशंस बन गई। डिस्क्राइब बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। बोहर के एटम के मॉडल के डिस्क्राइब करना है। एन एटम होल्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ एन एट द सेंटर। एटम जो है उसका न्यूक्लियस सेंटर में होता है। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। द एटम्स इन इट कंटेन्स डिस्टिंक्ट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स जो है उनके अंदर अलग अलग ऑर्बिट्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी व्हेन दे आर इन द ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते जब वो ऑर्बिट्स में होते हैं। The distinct orbits are named as K, L, M, N orbits. Numbers used to denote them are N is equal to 1, 2, 3 and 4. अलग अलग ऑर्बिट्स जो हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। इनर मोस्ट शेल है वो K शेल है जिसमें N की वैल्यू 1 होती है। उससे बाहर वाला शेल L शेल है जिसमें N की वैल्यू 2 है। उसके बाहर वाला M शेल है जिसमें N की वैल्यू 3 है। उसके बाहर वाला N शेल है जिसमें N की वैल्यू जो 4 है। इनको आप शेल्स भी कहते हैं और ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल्स ऑफ एन एटम गिवन इन द चैप्टर। इस चैप्टर में जो भी मॉडल्स बताए गए हैं उनमें आपको कंपैरिजन करना है। थॉमसन, रदरफोर्ड और बोहर के मॉडल को कंपैरिजन करना है। थॉमसन मॉडल की बात करें, स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। उन्होंने कहा कि जो आपका मॉडल है एटम का वो स्फीयर है एक पॉजिटिवली चार्ज का। रदरफोर्ड ने कहा स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। स्फीयर एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर जिसका सेंटर जो है वो न्यूक्लियस है। ऑल मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। और उसने कहा कि सारा का सारा मास जो है एटम का वो न्यूक्लियस में होता है। बोहर ने कहा पॉजिटिव चार्ज इन सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। उसने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर में है और जिसको आप न्यूक्लियस कहते हैं।
इलेक्ट्रॉन्स आर स्प्रेड रैंडमली ऑल ओवर इन द स्फीयर। थॉमसन ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडमली आपके स्फीयर में फैले हुए हैं। रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स। रदरफोर्ड ने कहा इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स एंड डू नॉट रेडिएट एनर्जी। बोहर ने कहा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिस्क्रीट अलग अलग ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं और वो जो है वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते। थॉमसन मॉडल, अब थॉमसन मॉडल की फिगर देखिए, पॉजिटिव स्पेयर बताया गया है वाटरमेलन की शेप में, बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बीज की तरह है, ब्लैक वाले बीज की तरह। रेड पोर्शन आपका पॉजिटिव है और आपके जो ब्लैक बीज है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर। रदरफोर्ड मॉडल में स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल की बीम जब गोल्ड शीट के ऊपर पड़ती है, गोल्ड फॉइल के ऊपर पड़ती है, तो वो देखिए किस तरीके से मैक्सिमम जो है पास थ्रू कर जाते हैं। उन्होंने कहा कि वो पॉजिटिवली चार्ज है, वो आपका खाली है वहां से, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस है जो कि उसके अंदर बाकी जो है वो डिफ्लेक्ट कर रही है, वहां से डिफ्लेक्शन जो है वहीं से हो रही है। और बोहर का मॉडल जो था उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में है, उसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहे हैं डिस्क्रीट शेल्स में, अलग अलग शेल्स में। नेक्स्ट, पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। आपका जो थॉमसन है उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के बराबर है। आपके रदरफोर्ड जी ने कहा वो भी सेम यही बात थी और यही बोहर ने भी कहा। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो उन्होंने कहा कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। रदरफोर्ड ने कहा साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो एटम के साइज से छोटा है, बहुत छोटा है। बोहर ने कहा था ऑर्बिट्स आर टर्म्ड एज, उन्होंने शेल या ऑर्बिट्स को लेबलिंग दे दी, उन्होंने KLMN शेल को बता दिया और n की वैल्यू 1 2 3 4 बता दी नंबरिंग के हिसाब से। Summarize the rules for writing the distribution of electrons in various shells for the first 18 elements। आपको first 18 elements को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को है उनको लिखना है, किस तरीके से आप लिखेंगे। तो the maximum number of electrons present in a shell is given by the formula 2n square। अगर आप maximum number of electrons की बात करें तो वो आपका किस फॉर्मूला से दिया जाता है, 2n square, n जिसमें ऑर्बिट है, 1 2 3 4 जो इनकी आपकी वैल्यू हो सकती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स आर, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, L शेल में 8 आ सकते हैं, M शेल में 18, N शेल में भी 18। जब आप N की वैल्यू जो है 1 2 3 4 अलग अलग करके डालेंगे 2n स्क्वायर में, एक बार 1 की वैल्यू डालेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, 2 की वैल्यू डालेंगे 8 आ जाएगा, 3 की वैल्यू डालेंगे 18, 4 की वैल्यू डालेंगे तो 32। तो इसी तरीके से जो है वैल्यू डाल के 2n स्क्वायर में आपको जो है ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उसकी वैल्यू पता चल जाती है। The maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost shell is 8। जो outermost shell है वो octet complete करता है, तो उसके अंदर maximum number of electron जो है वो 8 ही आ सकते हैं। Electrons are not accommodated in a given shell unless the inner shells are filled। बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते जब तक आपका अंदर वाला शेल जो है वो कंप्लीटली फिल नहीं हो सकता। तो स्टेप वाइज ही आप बाहर को जा सकते हैं, पहले अंदर वाले शेल फुल होंगे तभी आप बाहर वाले की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट, डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। आपको सिलिकॉन और ऑक्सीजन के एग्जांपल लेके वैलेंसी को डिफाइन करना है। वैलेंसी हमने आपको ऊपर क्वेश्चंस में भी बताया कि जो भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक एटम है किसी भी एलिमेंट का, उसकी जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की या गेन करने की या उसको शेयर करने की, वो आपकी वैलेंसी कहलाता है। अगर आप सिलिकॉन की बात करें, एटॉमिक नंबर होता है 14 एटॉमिक नंबर की बात करें तो उसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, M शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 उसकी है, 4 उसके इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले शेल में, तो उसकी जो वैलेंसी है वो 4 आ जाएगी, क्योंकि अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसको 4 चाहिए, अगर लूज करने हैं तब भी 4 चाहिए, अगर उसको गेन करने हैं तब भी 4 चाहिए। तो दोनों केस में देखा जाए तो उसकी वैलेंसी 4 ही आती है। अब ऑक्सीजन की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर है 8
और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो K शेल में 2, L शेल में 6, तो उसका बाहर वाले जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसको 8 चाहिए होते हैं। 8 पूरा करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और 6 के अंदर ऐड करने पड़ेंगे। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए वो उसकी वैलेंसी बन जाएगी 2 नेगेटिव, या 2 उसकी वैलेंसी बन जाएगी। डेफिनेशन की बात करें, द डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट wherein electrons are lost, gained or shared to make the octet of electrons present in the outermost shell is defined as valency. To measure valency, we can figure out the number of electrons that are required to complete the shell in which it is contained, or losing excess electrons if present once the filling is complete. एक बार फिलिंग कंप्लीट हो जाए तो उसकी जो टेंडेंसी है किसी भी इलेक्ट्रॉन को देने की या लेने की, ताकि वो अपने जो बाहर वाला शेल है उसको ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, वो उसकी वैलेंसी बन जाती है। ना एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। एटॉमिक नंबर, सबसे पहला एटॉमिक नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज एटॉमिक नंबर एंड इज डिनोटेड बाय Z। द नंबर, जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स हैं वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाते हैं, और उसको हम Z से डिनोट करते हैं। Z आपका अल्फाबेट। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन हैज 1 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, जैसे कि हाइड्रोजन के आपके न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो एटॉमिक नंबर दिए गए हैं वो उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की प्रेजेंस पे दिए गए हैं। नेक्स्ट इज मास नंबर, देन आर आइसोटोप्स एंड देन इज आइसोबार्स। अब मास नंबर की बात करें, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, किसी भी एटम की बात करें तो उसके न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, उन दोनों का सम जो है वो आपका बन जाएगा मास नंबर। जैसे आप कैल्शियम की बात करें, 20 उसका एटॉमिक नंबर है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके 20 हुए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी उसके 20 हुए, तो दोनों को प्लस कर दिया जाए 20 + 20 is 40, तो उसका मास नंबर 40 आ गया। Atoms which have the same number of protons but different number of neutrons are referred to as isotopes. दूसरे टर्म्स में बात करें, atoms with the same atomic number but different atomic masses are known as isotopes. एग्जाम्पल की बात करें, कार्बन 12 और कार्बन 14 जो है वो इसके एग्जाम्पल है। कार्बन 12 में आपके 6 न्यूट्रॉन्स हैं, कार्बन 14 में आपके 8 न्यूट्रॉन्स हैं। बाकी एक और एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम की। हाइड्रोजन में आपका 0 न्यूट्रॉन है, ड्यूटेरियम में आपका 1 न्यूट्रॉन है और ट्रिटियम में आपके 2 न्यूट्रॉन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन तीनों केसेस में 1 ही है। Isobars are atoms which have the same mass number but different in atomic numbers. Isobars ऐसे होते हैं ऐसे एटम्स हैं जिनमें आपका मास नंबर जो है वो सेम होगा बट उनके एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होंगे। एटॉमिक नंबर डिफरेंट है मतलब आपके एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट है। जैसे कि आपका कैल्शियम हो गया, आर्गॉन हो गया, एटॉमिक नंबर एक का है, आर्गॉन का है 18, कैल्शियम का है 20, लेकिन उनके मास नंबर जो है वो दोनों के 40-40 हैं। अब यूजेस ऑफ आइसोटोप्स के यूजेस क्या है, इस्तेमाल क्या है। आइसोटोप्स ऑफ iodine atom is used to treat goiter and iodine deficient diseases. आइसोटोप जो आयोडीन के जो आइसोटोप्स हैं उनको गोइटर जो होता है, गेंगा जो है, उसको ठीक करने के काम आते हैं, और आयोडीन जो है वो डेफिशिएंट डिजीज जो को ठीक करने के काम आते हैं। जिनके अंदर आयोडीन की कमी होती है उन डिजीजेस को क्योर करने के काम आते हैं। इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड। कैंसर के ट्रीटमेंट में कोबाल्ट के आइसोटोप को यूज किया जाता है। फ्यूल फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर इज डिराइव्ड फ्रॉम द आइसोटोप ऑफ द यूरेनियम एटम। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो ईंधन का काम करता है, जो फ्यूल है, वो हम यूरेनियम के एटम का आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं। Na positive has completely filled K and L shell. Explain. Na पॉजिटिव सोडियम आयन जो है वो उसके K शेल और L शेल जो है वो कंप्लीटली फिल होते हैं, इसको एक्सप्लेन करना है। Na पॉजिटिव जो है वो सोडियम आयन है। सोडियम ऐसे अगर उसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो 11 होता है।
11 है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 हुए। आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 2 आपके के शेल में आ जाएंगे, एल शेल में आपके 8 आ जाएंगे और एम शेल में आपका 1 आ जाएगा। बट जो 1 है बाहर, जो आपके बाहर आउटर मोस्ट शेल में 1 है, उसको जब आपको लूज करना है, क्योंकि वो एक्सेस है, ऑक्टेट पूरा कर नहीं सकते, 7 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो उसके लिए इजी है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन जो है उसको लूज कर दे, किसी और को दे दे। तो वो पॉजिटिव आयन जब उसके ऊपर लग जाता है, वो वैलेंसी जो है वो बाहर दे देता है, वो उस इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है किसी के साथ, तो वो एक चार्ज बन जाता है बाहर, जो कि पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, तो Na पॉजिटिव जो है आपका आयन बन जाता है। The atomic number of sodium is 11. It has 11 electrons in its orbital wherein the number of protons is equal to the number of electrons. Hence, its electronic configuration is K2L8M1. The one electron in the M shell is lost and it obtains a positive charge since it has one more proton than electrons and contains a positive charge Na positive. The new configuration is K2L8. यहाँ पे मिसप्रिंट है, K1 नहीं है, K2L8, which is the filled state. Hence, it is very difficult to eliminate the electron from a filled state as it is very stable. Next, if bromine atom is available in the form of say 2 isotopes 35 Br 79 49.7% and 35 Br 81 50.3%, calculate the average atomic mass of bromine atom. आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है ब्रोमीन एटम का। एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए देखिए, पहले ब्रोमीन जो पहले आइसोटोप है ब्रोमीन का 79, ब्रोमीन 79 का 79 उसका एटॉमिक मास है। दूसरा जो ब्रोमीन का आइसोटोप है उसका 81 है। 79 वाले को आपने 49% देखना है, 81 वाले को आपने 50.3% देखना है। दोनों को आप कैलकुलेट करेंगे और ऐड करेंगे। 79 मल्टीप्लाई 49.7 डिवाइडेड बाय 100, 81 मल्टीप्लाई 50.3 इंटू 50.3 डिवाइडेड बाय 100, दोनों को एडिशन करना है, वो आपका 80.006 यूनिफाइड मास आ गया। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट X is 16.2 units unified mass. What are the percentages of isotopes 8x16 and 8x18 in the sample? इस सैंपल में आपको बताना है कि इनके जो परसेंटेज है वो क्या है इनके मास की, आइसोटोप्स की। अब परसेंटेज देखी जाए, अगर हम 16 आइसोटोप है जो इसका X का, उसकी X ले लेते हैं, जो 18 आइसोटोप है उसकी 100 माइनस X हो जाएगी। अब इसी को देखेंगे, 16 मल्टीप्लाई X अपॉन 100, 18 की होगी 100 माइनस X अपॉन 100, दोनों को एडिशन कर देंगे। उसने गिवन दिया है कि वो 16.2 आ रहा है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी X की वैल्यू जो है वो निकल जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 90। तो 90% जो है वो आपका X है जो कि X16 है, और 10% जो है वो आपका X18 है। आइसोटोप्स 18 की आपकी 10% है इसके अंदर। If Z is equal to 3, what would be the valency of the element? Also name the element. अगर Z की वैल्यू 3 दी गई है तो उसका एटॉमिक नंबर 3 हो गया। उसकी वैलेंसी की बात करें तो K शेल में 2 आ गए, L शेल में 1 आ गया। 1 जो है वो इजीली उसको डोनेट कर सकता है ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, तो आपकी वैलेंसी जो है वो 1 आ जाएगी। अगर हम एलिमेंट के नाम की बात करें, 3 एटॉमिक नंबर है तो एलिमेंट का नाम है लिथियम Li. Composition of the nucleus of 2 atomic species X and Y are given under. आपको नीचे दिए गए हैं। X में देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 है। मास नंबर की बात करेंगे, 6 प्लस 6 आपका 12 बन जाएगा X का। Y की बात करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 है, 6 प्लस 8 इज 14, तो टोटल नंबर ऑफ जो आपका मास नंबर जो हो जाएगा Y का वो हो जाएगा 14। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू स्पीशीज? अगर रिलेशन की बात करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों में सेम है,
तो अगर आपका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है तो वो एक दूसरे के आइसोटोप्स हुए। अब कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है। जे थॉमसन प्रपोज दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली न्यूक्लियॉन्स। जे थॉमसन ने प्रपोज किया कि एटम का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियॉन्स होते हैं, which is false. न्यूट्रॉन, जे थॉमसन ने प्रपोज किया कि न्यूक्लियस जो है वो एक किसी भी एटम का न्यूक्लियस जो है उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं। उन्होंने ऐसा कोई प्रपोर्शन नहीं दिया था, उन्होंने ये बोला कि एटम जो है वो एक स्फीयर है, पॉजिटिवली स्फीयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बीच में फैले हुए होते हैं। A neutron is formed by an electron and a proton combining together, therefore it is neutral. The statement is false. न्यूट्रॉन जो है वो आपका न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, ना वो इलेक्ट्रॉन है और ना ही प्रोटॉन है, वो एक अलग से एक एलिमेंट है, तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है आपका। The mass of an electron is about 1 by 2000 time of that of a proton. That is correct. 1 by 2000 या 1 by 1800 टाइम जो है वो प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का मास होता है। The isotope of sodium is used for making tincture iodine, which is used as a medicine. जो आइसोटोप है आयोडीन का वो टिंक्चर आयोडीन को बनाने के काम आता है, जो कि मेडिसिन की तरह काम आता है, विच इज फॉल्स। नाउ अगर आपको अभी आपको राइट आंसर्स जो है, राइट चॉइस जो है वो इसमें से करेक्ट करनी है। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। उसने एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी कि आपका एटॉमिक न्यूक्लियस जो है कोई चीज है जिसके अंदर से चीजें डिफ्लेक्ट हो रही हैं। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव, आइसोटोप होते हैं किसी भी एलिमेंट के, उनकी आपके डिफरेंट एटॉम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कैल्शियम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन माइनस आयन आर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन नेगेटिव आयन के कितने होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं अभी, तो उसमें होते हैं 8, क्योंकि बाहर वाले शेल में 8 आएगा, 2 8, ऐसे आपका 7 आता है, बट जब वो नेगेटिव आयन आ गया, वो किसी से गेन करने के लिए आयन बन गया है, तो वो 8 बन जाएगा। क्या आपको एक्सप्लेन किया है। Which one of the following is a correct electronic configuration of sodium? सोडियम की बात करें तो वो 11 होता है एटॉमिक नंबर, K शेल में 2, L शेल में 8, M शेल में 1, तो 2 8 1 which is D पार्ट जो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल को आपको भरना है। देखिए एटॉमिक नंबर आपको दिए गए हैं, एटॉमिक नंबर फर्स्ट वाले का आपको दिया गया है 9। जब एटॉमिक नंबर 9 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 9 आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 9 आ जाएंगे। नाम की बात करें उसका तो आपको पता होगा कि जो आपका 9 एटॉमिक नंबर है वो आपका आता है फ्लोरीन। एटॉमिक नंबर की बात करें, नेक्स्ट इज 16, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 16 होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 16 होंगे। मास नंबर आपको गिवन है 32, तो अगर 32 मास नंबर है, प्रोटॉन 16 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 16 हो गए। फर्स्ट पार्ट की बात करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 9 है, 9 + 10 आपका मास नंबर जो है वो 19 आ जाएगा। थर्ड पार्ट की बात करें, मास नंबर गिवन है 24, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिवन है 12, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 12 होंगे, एटॉमिक नंबर भी 12 होगा। न्यूट्रॉन्स की बात करें तो 24 में से 12 को माइनस कर दिया जाएगा, तो न्यूट्रॉन हो गए 12। मास नंबर 1 दिया है, 2 दिया है। नेक्स्ट वन, प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, मास नंबर 2 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 - 1 हो जाएंगे 1। एटॉमिक नंबर भी 1 हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी 1 हो जाएगा।
अगर स्पीशीज के नाम की बात करें, मास नंबर 2 है, प्रोटॉन 1 है, तो वो आ जाएगा ड्यूटीरियम। नेक्स्ट मास नंबर 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन्स 0 है, इलेक्ट्रॉन्स भी 0 है, ये है आपका हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर की बात करें तो 1 आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपके नाम आ गए हैं। नीचे आपको टेबल जो है वो गिवन है, जो मैंने सॉल्व करके दिया हुआ है, आप इसमें से चेक कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को कॉल कर दीजिए बच्चों, मैसेज कर दीजिए या कमेंट कर दीजिए, आई विल हेल्प यू आउट इन दैट। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।